हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारे विजन आइज की है। इकॉनमी के लेसन हम लोग देखेंगे। तो एक बार आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिखा देती हूँ कंटेंट की कितनी यहाँ पे टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे कि आपको आइडिया लग पाएगा कि और कितने टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होना बाकी है। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग देख रहे थे, तो एग्रीकल्चर में भी हम लोग फिशरी सेक्टर देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के साथ, और जितनी भी यहाँ पे टॉपिक न्यूज़ में रही है उसे हम लोग देखेंगे। फिर आप लोग देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमें स्टार्ट करना है, एनर्जी सेक्टर है, और फिर उसके बाद मिसलेनियस है। तो ज़्यादा टॉपिक अब बचा नहीं है। मोर देन 50% ऑफ द जो मैगजीन्स की कंटेंट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप लोग जितने भी यहाँ पे पार्ट्स आए हुए हैं, 14 पार्ट्स, आप लोग सारे पार्ट्स देख चुके हो। तो सारे लेसन ज़रूर देखिए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी ही है दोनों में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को सॉल्व कराती हूँ, प्रीवियस ईयर जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछे गए। तो आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस तरीके के टॉपिक से यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछती है और कितना सिंपल होता है। अगर आपकी बेसिक अगर क्लियर है इकॉनमी में, तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर एक साल आप देखोगे कि 18 से 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक जो है इकॉनमी में आपको देखने को मिलता है, जिसमें से मोर देन 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं। तो इसीलिए इकॉनमी को बेस्ट पढ़ने का तरीका यही होता है कि करंट अफेयर्स से जो है आप इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस लेसन में जो मैं क्वेश्चन पूछी थी उसकी आंसर बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है। तो वेंचर कैपिटल कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल, तो इसको हम लोग वेंचर कैपिटल कहते हैं। सेकंड है कि विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि करेंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, फॉरेन एसेट्स आता है, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स है, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट है। तो है क्या, ये आपको बताना है। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एसडीआर जो कहा जा रहा है, अब आप समझ सकते हो कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसमें कि आपका यहाँ पे करेंसीज होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, तो ये तो आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोग इसको आराम से एक्सक्लूड कर सकते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो ज़रूर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों अलग होते हैं, तो करंट अकाउंट में क्या होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आंसर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स है, यानी कि जो भी सामान का व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको देखा जाता है। फैक्टर ट्रेड है इन सर्विस, जिसमें कि आप देखोगे कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आती है। नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विस है, जिसमें कि शिपिंग, बैंकिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह आता है। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट है, जिसमें कि गिफ्ट्स, रेमिटांस और ग्रांट्स आते हैं। और ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट है, जिसमें कि गिफ्ट्स, रेमिटांस और ग्रांट्स वगैरह कुछ आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेट विजिबल, नेट इनविजिबल है, ये सारे। ये विजिबल है जो कि हम लोग ट्रेड में ही देखते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आज की डेट में चल रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहने का मतलब है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे एफडीआई के थ्रू होता है, एफआईआई के थ्रू होता है, तो वो सब इसमें आता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस आते हैं, कमर्शियल बोरोविंग जो होता है, आईएमएफ की जितनी भी यहाँ पे आपकी बातें हैं, रुपी डेट जो सर्विस है, एनआर डिपॉजिट यानी कि नॉन रेसिडेंट का जो भी डिपॉजिट है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो आई होप कि अब आपका ये क्लियर हो गया होगा, अब आप बेटर तरीके से आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे अब आप बताइए। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो ज़रूर होगा, जितना भी व्यापार हम लोग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, वो सब करेंट अकाउंट में आता है। लेकिन फॉरेन एसेट जैसे आप देखते हो जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे वो एफडीआई के थ्रू हो, एफआईआई के थ्रू हो, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है आपका जो पोर्टफोलियो के थ्रू हो, तो ये सब किस में आता है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है, ये आपका करंट अकाउंट में नहीं आता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी चला गया। फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड यहाँ पे आइए, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो अभी हम लोग देखें बैलेंस ऑफ विजिबल और इनविजिबल, नेट विजिबल और नेट इनविजिबल। तो इनविजिबल भी किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बस एक आपको फ्लो चार्ट देखना था। फ्लो चार्ट यानी कि वो बेसिक चीज़ था कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ रहे हो कि नहीं। फ्लो चार्ट आप देखकर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो इट्स सो ईजी, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी। आज कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगी, नेक्स्ट लेसन में आपको ज़रूर क्वेश्चन दे दूंगी। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के साथ। सबसे पहले देखें कि इस बार एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। इट मीन्स कि विशेष तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक फ़ंड की क्रिएशन की गई है।
तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिनके द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है कि अब हमारे यहाँ इस तरीके का फंड बनेगा और टोटल कॉर्पस यहाँ पे जो रखा गया है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि 15,000 करोड़ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस फंड के बारे में। एक्चुअली ये फंड जो यहाँ पे लाया गया है, ये फंड आपका किस चीज़ के लिए यहाँ पे काम होगा। तो एनिमल हस्बेंड्री कहने का मतलब है कि यहाँ पे मिल्क और मीट की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन की जाएगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्पीसीज़ होते हैं कैटल के, जितने भी प्रजाति होते हैं उनके यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा कि मिल्क का प्रोडक्शन होगा, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मीट की प्रोडक्शन होगी, ग्रेटर एक्सेस मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट तक इसको पहुँचाया जाएगा और हो सके तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। और इसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके की जो फंड है ना, इससे आप देखो कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि एक बेटर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। एक्चुअली हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको देखने को मिलता है, चाहे वो फिशरी सेक्टर में हो चाहे एनिमल सेक्टर में हो। तो यहाँ पे जो डेयरी और मीट प्रोसेसिंग है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और साथ ही एनिमल फीड प्लांट भी यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है, तो यहाँ पे एफपीओ तो होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जो एफपीओ है वो यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मर्स की ग्रुप होते हैं जो कि 300 से कम नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वो अगर यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करना चाहते हैं तो वो यहाँ से पैसे ले सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नॉन प्रॉफिट कोई कंपनीज़ है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, कोई प्राइवेट कंपनीज़ है या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है तो वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। फंडिंग कितना है, तो मिनिमम आप देखो कि 10% मार्जिन मनी है जो कि यहाँ पे बेनिफिशरीज़ के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई भी यहाँ पे फंडिंग अगर लेना चाहते तो पहले 10% मार्जिन मनी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो जैसे एफपीओ है तो एफपीओ का अगर यहाँ पे कोई भी तरीके का फंड यहाँ से लेना चाह रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, तो उनको यहाँ पे पहले 10% का यहाँ पे कुछ पैसा देना होगा। बैलेंस जो यहाँ पे 90% है ना, वो यहाँ पे लोन कंपोनेंट होगा, यानी कि किसी भी शेड्यूल बैंक से लोन के फॉर्म में वो यहाँ पे ले सकते हैं। और लोन जो है वो यहाँ पे लैंड के एक्विजिशन के लिए नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री बहुत सारे पशुओं को पालन करना है तो उसके लिए पहले ज़मीन की ज़रूरत है, तो ज़मीन के लिए यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। साथ ही एलिजिबल जो इंटाइटीज़ है ना वो रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टैट्यूटरी क्लियरेंस के लिए, यानी कि जहाँ पर भी वो इस तरीके का एनिमल हस्बेंड्री का काम करना चाहते, मिल्क प्रोडक्शन का काम करना चाहते या फिर मीट प्रोसेसिंग का काम करना चाहते, तो उनके लिए पहले स्टैट्यूटरी क्लियरेंस उनको खुद ही लेना होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का भी यहाँ पे कैटेगरी रखा गया। इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि जितने भी एलिजिबल यहाँ पे बेनिफिशरीज़ है, अगर वो लोन लेते हैं और मान लीजिए कि उनका ये जो बिज़नेस है एनिमल हस्बेंड्री का, यानी कि उनका जिस हिसाब से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से वो जो है मार्केट तक नहीं पहुँच पा रहे, किसी कारणवश जो है उनको आउटपुट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, तो जो भी वो लोन लिए है अपने मतलब कि जो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो लोन वो तभी ना चुकता कर पाएंगे, रिपेमेंट कर पाएंगे विथ इंटरेस्ट जब उनका फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा बिज़नेस में। जब उनका प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो कैसे देंगे। तो मान लीजिए कि सरकार के द्वारा ये कहा जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन में कि ठीक है आप लोन को रिपेमेंट करो, अगर आप पूरी तरीके से लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा ना उसका 3% जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वो सरकार यहाँ पर देगी। मान लीजिए कि इनका जो लोन है वो पूरा टोटल जो है वो 100 करोड़ का है। 100 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 10 लाख का है, ठीक है। 10 लाख जो है फार्मर्स के द्वारा लोन ले लिया गया। मान लीजिए एफपीओ या फिर कोई कंपनीज या फिर कोई नॉन प्रॉफिट, ये सब जो है 10 लाख का यहाँ पे लोन लिए। 10 लाख में मान लीजिए कि यहाँ पे 5% के हिसाब से इनको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रीपेमेंट करना है। तो टोटल मान लीजिए जितना भी होगा ना इस 10 लाख का 5%, तो इसमें से 3% जो है वो यहाँ पर सरकार वापस करेंगे। तो ये चीज़ समझ गए, ये 3% तक का जो इंटरेस्ट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है उसका 3% जो है सरकार की तरफ से पे किया जाएगा। ये आपका 2 इयर्स का यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड भी होगा प्रिंसिपल लोन का, और 6 इयर्स यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड होगा, यानी कि 2 साल की यहाँ पे छूट है जब से लोन ले रहे। जैसे 2021 में अगर लोन ले रहे तो 2023 तक जो है रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद आप देखो कि 6 इयर्स तक यहाँ पे टाइम दिया जाएगा रीपेमेंट करने का, ठीक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्रेडिट गारंटी फंड, जो कि आप जानते हो कि एकदम गारंटी है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक क्रेडिट गारंटी फंड यहाँ पे सेटअप किए, जिनका यहाँ पे टोटल कॉर्पस आप देखो 750 करोड़ तक का है, जो कि मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, तो नबार्ड के द्वारा। ये चीज़ें याद रखनी है कि ये फ़ंड कौन यहाँ पे मैनेज कर रहा है। जितने भी तरीके के फ़ंड है ना, ये आप उसको याद ज़रूर कीजिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर रही है। क्रेडिट गारंटी जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा जो भी सैंक्शन प्रोजेक्ट है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे हामी मिल गई है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस प्रोजेक्ट में इसको आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे एमएसएमई डिफाइंड सेलिंग के अंदर ये आपका कवर होता है। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर जो भी यहाँ पे
पे सैंक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे क्रेडिट गारंटी, यानी कि गारंटी है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर इसको अनाउंस किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसके बारे में, इस फंड के बारे में टोटल आपको बातें याद रखनी है कि कौन यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन है, फंडिंग कैसे किया जा रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन का क्या यहाँ पे सिस्टम है, ये याद रखना है कि 3% यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन है। क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही आप देखो कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए है, वो भी डेयरी सेक्टर स्कीम्स के लिए। तो देख लेते हैं क्या बातें की जा रही है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है जिनके द्वारा ये न्यू स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे डेयरी कॉपरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे आप जानते हो कि इंडिया जो है मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 है और कंजप्शन में भी, तो इसीलिए हम लोग जब इतना ज़्यादा ह्यूज मिल्क प्रोडक्शन करते हैं तो क्यों ना इसको और ज़्यादा मार्केट हम लोग बढ़ाएं, क्यों ना इसमें हम लोग एक्सपोर्ट करें, क्यों ना यहाँ पे हम लोग फार्मर्स को और ज़्यादा हेल्प करें जिससे कि उनकी जो इनकम है वो डबल हो पाए। तो सो मेनी यहाँ पे रीजंस है जिसके वजह से यहाँ पे इस सेक्टर्स पे, डेयरी सेक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इस स्कीम के बारे में। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 2% जो है 1 साल का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, एडिशन इंसेंटिव्स भी दी जाएगी 2% का पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन, जो कि यहाँ पे अगर आप देखो कि टाइमली अगर रिपेमेंट किया जाता है तो एक तरीके का इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, ये आप लोग कह सकते हो। तो यानी कि जितना भी टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट होता है जो कि रिपेमेंट करना होता है किसानों को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, तो सरकार की तरफ से उनके पूरे इंटरेस्ट में 2% जो है एनुअली यहाँ पे सरकार की तरफ से वो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। और अगर मान लो कि अपने टाइम पे या फिर टाइम से पहले अगर वो रिपेमेंट कर देते, अपना लोन दे देते, तो उनको एक काइंड ऑफ इंसेंटिव्स दिया जाएगा 2% पर एनम, ठीक है। तो 2% और यहाँ पे सरकार जो है अपनी तरफ से यहाँ पे अगर आप टाइमली यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो तो यानी कि 4% का टोटल जो है इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप देखो ये एप्लीकेबल किस में, तो वर्किंग कैपिटल लोन में है, यानी कि जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब से जो वर्किंग कैपिटल है, जो काम किया जा रहा है, उस तरीके के कैपिटल में आप जब लोन ले रहे हो, वो भी ये कब तक है, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर लिया गया है तो। और यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव है या फिर फार्मर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिल्क को कंजर्व करना चाहते हैं कंजर्व्ड कमोडिटीज़ में या फिर अदर मिल्क प्रोडक्ट में। इट मीन्स कि शॉर्ट आप समझो कि मिल्क के सेक्टर्स को यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरीके का वर्किंग कैपिटल लोन जो भी आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में लिया गया है, उसी में इस तरीके का जो है ना आपका इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। 2% का तो एनुअली दिया जाएगा, लेकिन अगर टाइमली रिपेमेंट करते तो 2% का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इट मीन्स कि टोटल 4%। हेल्थ सर्टिफिकेट मस्ट फॉर डेयरी एक्सपोर्ट, तो ये है क्या, डेयरी एक्सपोर्ट के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके द्वारा नोटिफाई किया गया है कि जो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसकी रूल्स यहाँ पे लाई गई है 2020 को लेकर, जिसमें कि मिल्क की क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये जो कानून है इसके अंदर रखा गया है कि जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा मिल्क प्रोडक्ट को, तो उसको किस तरीके से यहाँ पे देखना है। तो अगर हम लोग न्यू रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसमें एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट क्या है, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा जो है एक्सपोर्ट वर्दीनेस का यहाँ पे मिलना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को यहाँ पे आप देखो कि क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन या फिर दोनों के लिए यहाँ पे आपका रखा जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। तो जो भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए आप जो भी दही है, आपका लस्सी होता है, कर्ड होता है और दूध से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपका एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ ये बहुत सेफ़ है, इसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है, इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया है और बेटर तरीके से इसको मॉनिटर किया गया। तो इस सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप हेल्थ सर्टिफिकेट कह सकते हो कि इसको कंज्यूम करने से आपके हेल्थ में कहीं से भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। अब देखिए हमारे यहाँ मधुमक्खियों की कमी नहीं है और हमारे यहाँ मध की कमी नहीं है। तो हमारे यहाँ अगेन आप देखो कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है सरकार की, कब तक, तो 2022 तक। तो ये जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही उनकी इनकम डबल हो पाएगी, कुछ अलाइड सेक्टर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आज की डेट में आप देखो कि सरकार क्या कर रही है कि यही फिशरी सेक्टर पर ध्यान दे रही है, एनिमल सेक्टर पर ध्यान दे रही है, एनिमल हस्बेंड्री पे, और इसी तरीके से यहाँ पे बी कीपिंग पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि किसान जो है ना खेती करने के साथ साथ और भी काम करे, जिनसे कि उनका जो इनकम है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे रिसेंटली जो सरकार है उनके द्वारा न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है वो यहाँ पे 2020 में लाया गया था और टारगेट कब तक है, तो 2023 तक का।
बात है यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट मीन्स कि 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब इस मिशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए कि ये 100% फंडिंग कौन करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल क्या करना है कि जो बी कीपिंग है, मधुमक्खियाँ हैं, उनको प्रमोट करना है, उनकी प्रमोशन और उनकी डेवलपमेंट करनी है, जिससे कि हमारे यहाँ जो हनी डेवलप हो रहे हैं ना, हनी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी का हो और साथ ही साथ बिहेव प्रोडक्ट भी हो। एक सेकेंड, जो भी मधुमक्खी मध से होने वाली जो प्रोडक्ट है उसकी भी यहाँ पे बात की जा रही है। इसको जो लॉन्च किया गया है इसमें आप देखो बी कीपिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसको लेते हुए और जो हमारा स्वीट रिवोल्यूशन है उसकी गोल को हम लोग अचीव कर सके, इसलिए इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया है। इसमें 3 कॉम्पोनेंट है। 3 क्या क्या है? सबसे पहला है कि यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है बहुत सारे क्रॉप्स का पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पे हम लोग को इम्प्रूव करना है। पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे आप देखो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक फ्लावर में आप लोग देखते हो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उस पोलन ग्रेन्स को जो है छोटे 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 यहाँ पे ड्रॉप टाइप के होते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स जो है ना, मधुमक्खियाँ क्या करती है कि एक प्लांट की वो सक करके दूसरे प्लांट में जाकर वो छोड़ती भी है या फिर उसको ट्रांसप्लांट भी करती है, एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाती है। तो ये इस पोलन ग्रेन से क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइज होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो हमारा निकल कर आता है। तो पॉलिनेशन के थ्रू जो है बहुत सारे क्रॉप्स को इम्प्रूव करना है, जिससे कि यहाँ पे और भी ज़्यादा मधुमक्खियाँ जो है उनको मध मिल सके। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना है बी कीपिंग का। रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जनरेशन करना है कि कैसे बेटर तरीके से सोशल इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे बेटर हो पाए। और नेशनल बी बोर्ड बनाना है। बी बोर्ड में क्या होगा कि 30 लाख फार्मर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कैसे बेटर तरीके से बी कीपिंग का प्रोसेस वो कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस मिशन। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या हालचाल है, हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन वगैरह किस किस तरीके से होता है। अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में 8 है, वो भी हनी प्रोडक्शन के टर्म में। तो आप समझ सकते हो कि वी आर अंडर 10, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो बी कीपिंग जो है वो हाईली अंडर डेवलप्ड है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इट मीन्स कि बेटर तरीके से ये डेवलप भी नहीं किया गया है और इसमें वो सारे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इसको माना जाता है। इट मीन्स कि बेटर तरीके से इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, ना ही इसमें आप देखो कि जो भी लोग इसमें इंगेज्ड है वो एक प्रोफेशनल टाइप से काम हो रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पे काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग यहाँ पे इंक्लूड है। तो बेटर है कि जिस तरीके से आप देखो कि जो ग्रामीण की पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है, आदिवासी लोगों की पॉपुलेशन है, तो वो सारे लोग ही मेनली यहाँ पे बी कीपिंग वाले काम में इंक्लूड है। तो अगर हम लोग देखें कि बी कीपिंग को अडॉप्ट करें तो इससे जो लोगों की लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगी। अनएम्प्लॉयड विमेन हो या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन हो, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप समझ सकते हो कि विमेन एम्पावरमेंट में जो भी अनएम्प्लॉयड जो जिनको जॉब नहीं मिल पाता है, तो वैसे ही विमेन आगे निकल कर आ पाएगी। ट्राइबल एरिया में आप लोग देखते हो कि जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन होते हैं मेनली उनका जो यहाँ पे अर्निंग होता है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही हो पाता है। इसके अलावा भी आप देखो कि कितना अच्छा होगा कि अगर इनको बी कीपिंग में भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि इनके पास इनकम ज़्यादा हो पाएगी और ट्राइबल पॉपुलेशन में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इस फील्ड में आ पाएंगे, है कि नहीं। तो काफ़ी अच्छा होता है, एक तीर से 2 4 निशाना होता है कि एक ऐसा स्कीम लेकर आए जिससे कि हमारे यहाँ जो छूटे हुए लोग हैं, जैसे कि जो थोड़े पीछे रह गए हैं, उनकी इनकम को बढ़ाना, उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना, इन्हांस करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार इस तरीके से कर सकती है। तो ये चीज़ें भी समझ में आई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का सबसे प्यारा टॉपिक है, वो है शुगर इंडस्ट्री। देखिए इसमें एक ट्विस्ट भी होता है, ठीक है। ये चीनी को लेकर ना हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा टसल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग ही पॉलिसी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग ही पॉलिसी होती है, और शुगर केन की तो क्या ही कहना, ये तो राजा है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री की, तो इसके बारे में समझने का कोशिश कीजिए। रिसेंटली क्या है कि नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है शुगर केन के ऊपर और शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी है सरकार को। अब इनके द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि शुगर इंडस्ट्री का हमारे इंडिया में कैसा ग्रोथ है। तो मेजर स्टेप लिया गया है कि कैसे शुगर सेक्टर को लिबरेट करें। जो यहाँ पे कंट्रोल था 1998 में, जब लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती थी न्यू शुगर मिल को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये चीज़ें ख़त्म की गई। यानी कि कोई भी अगर फार्मर्स है, कोई भी लोग है, अगर अपना खुद का शुगर मिल अगर इस्टेब्लिश करना चाहते तो पहले उन्हें लाइसेंस लेना होता था। लाइसेंस क्या है, एक तरीके का अप्रूवल चाहिए सरकार से। तो ये कब होता था, ये 1998 में लाया गया था। तो अब तक भी आप देखोगे कि यही चीज़ें चलती थी, लेकिन अब इसको ख़त्म किया गया है हमारे इंडिया में। डिस लाइसेंसिंग से क्या हुआ है ना कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है शुगर सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अप टू आप देखो कि हर एक साल 7% से ये बढ़ी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही आप देखो कि 1998 तक जो है शुगर कोऑपरेटिव्स जो है वो यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी डोमिनेट करते थे। और लेकिन अगर 2011-12 तक देखें तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ था। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जितना भी हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री और शुगर मिल इंस्टॉल है उसमें प्राइवेट सेक्टर की जो इंक्लूजन है वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन। तो कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हमारी डेवलपमेंट हो रही है ना, दैट्स द पॉइंट।
ऑल्दो आप देखो कि डी लाइसेंसिंग जो है वो कुछ रेगुलेशंस भी यहाँ पे हटा दिए गए, काफ़ी रूल्स रेगुलेशन हो जाती है ना शुगर सेक्टर को यहाँ पे आपका रेगुलेट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हट पाई है, कुछ और भी रेगुलेशन यहाँ पे हट पाया है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे यहाँ जो शुगर मिल की जो पोजीशन है वो बेटर हो पाई है। ठीक है, अब देखते हैं कि शुगर का केन की प्राइसिंग कैसे सेट होती है हमारे इंडिया में। तो जो प्राइसिंग होती है शुगर केन की वो आप देखो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। एक तो कानून है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 का, जो कि यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, उसी के तहत ये कानून निकल कर आया। अब उसी से यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविज़न निकल गया, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी शुगर केन है, गन्ने हैं, उनकी प्राइसिंग यहाँ पे सेट होती है। सबसे पहला आप देखो कि यहाँ पे दो तरीके से होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस के ऊपर जो है वो सेट करते, ये मेथड अपनाते, और जो हमारे राज्य सरकार है वो स्टेट एडवाइस प्राइस जो है ये मेथड अपनाते हैं। तो दोनों को समझते हैं कि फंडा क्या है यहाँ पे। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, इसका मतलब ही होता है ना कि फेयर होना चाहिए। जैसे गन्ने को उगाने में जितना टाइम लगता है, जितना उसमें सिंचाई में टाइम जाता है, जितना उसमें उसके बीज पे, जितना उसका देखभाल करने में, उसको ग्रो करने में जितना फर्टिलाइज़र का, केमिकल का, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक किसान को, अगर वो मार्केट में जब उसको गन्ने को बेचते हैं तो क्या उसको उस हिसाब का पैसा मिलता है, आउटपुट मिलता है, फ़ायदा होता है कि नहीं? तो उनको उस तरीके का फ़ायदा होना चाहिए, एकदम फेयर होना चाहिए, और जितना इसमें इनपुट लगा है उससे कहीं ज़्यादा उनको आउटपुट मिलना चाहिए, प्रॉफिट के साथ मिलना चाहिए, तभी तो यहाँ पे किसान जो है खुशी खुशी आएंगे, काम करेंगे। तो इसको कहते हैं फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। इसमें आप देखो केन प्राइस है जो कि अनाउंस किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार को जो ये रिकमेंड करती है वो कौन सी बॉडी है? हाँ, तो ये वही बॉडी है जो कि एमएसपी रिकमेंड करती है। ठीक है, तो ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये यहाँ पे जो है रिकमेंड करती है। लेकिन हाँ, ये जो बॉडी है ना, ये भी कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है कंसल्ट करके ही सरकार को बताती है कि ये प्राइस होना चाहिए। साथ ही एफआरपी आप देखोगे, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, एक्चुअली ये मिनिमम प्राइस है जो कि एटलीस्ट यहाँ पे मिल के द्वारा पे किया जाता है, किसको? तो किसानों को। ये चीज़ें याद रखनी है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि फार्मर्स को यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है कि सीज़न के एंड तक वो इसका वेट करें। यानी कि आप देखो कि जब तक क्रॉप बढ़ रहे हैं और जब तक क्रॉप हार्वेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो है गन्ने जो है मार्केट तक जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, और ये सीज़न ख़त्म हो गया है, तब तक यहाँ पे फार्मर्स को यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता है शुगर मिल को और सरकार को भी। ये जो हमारा मेथड है इसको बेसिक रिकवरी रेट से, यानी कि जो शुगर की रिकवरी रेट है उसके साथ लिंक किया गया है, जहाँ पे आप देखो कि प्रीमियम जो है फार्मर्स को दिया जाता है, वो भी हायर रिकवरी ऑफ शुगर, वो भी शुगर केन से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि क्या बातें की जा रही है कि सबसे पहली पॉइंट है कि एफआरपी यहाँ पे लाया जा रहा है, यानी कि किसानों को यहाँ पे घाटा नहीं होना चाहिए, उनकी जितनी लागत लगी है, इनपुट है, उसी हिसाब से उनका आउटपुट हो और साथ ही प्रॉफिट भी हो। ये देखो कि यहाँ पे किसानों को जो है ना अंतिम सीजन के एंड तक वेट नहीं करना होता है, यानी कि आप जानते हो कि खरीफ क्रॉप होता है और रबी क्रॉप होता है, जायद क्रॉप होता है। तो मेनली आपको शुगर केन देखने को मिलेगा खरीफ और रबी क्रॉप में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरत नहीं है कि पूरा सीजन एंड हो जाए, 3-4 महीना बीत जाए, उसके बाद उनको पैसा मिलेगा, उनको उनका प्रॉफिट मिल जाता है। और ये एक मिनिमम प्राइस होता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस का, जो कि मिल के द्वारा दिया जाता है किसानों को। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कमेटी है जो रिकमेंड करती है वो है यहाँ पे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन ये जो CACP है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ही सरकार को बताती है कि कितना प्राइस होना चाहिए। अब राज्य सरकार की थोड़ी अलग प्रॉब्लम है। राज्य सरकार का कहना है कि नहीं जी, हम अपने हिसाब से जो है अपने किसानों को फ़ायदा दिलाएंगे और अपने हिसाब से जो है शुगर केन का प्राइसिंग फिक्स करेंगे। तो इनका होता है स्टेट एडवाइस प्राइस, यानी कि हर एक स्टेट के द्वारा एडवाइस किया जाता है कि आपको ये प्राइस दिया जाएगा, आप ये प्राइस रखो। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी लेवल कितना है, और प्रेशर और रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम फार्मर्स ग्रुप कितना है। कुछ स्टेट यहाँ पे कुछ स्टेट स्पेसिफिक शुगर केन प्राइस भी डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टेट एडवाइस प्राइस कहते हैं। यूजुअली आप देखोगे कि ये जो स्टेट एडवाइस प्राइस होता है ना, ये हायर ही होता है एफआरपी का। एफआरपी से जो है ये ज़्यादा दिया जाता है किसानों को। तो यहाँ पे हर एक राज्य जो है अपने तरफ से वो यहाँ पे प्राइसिंग सेट करते हैं। समझ गए कि हर एक राज्य का ये अलग अलग ही होगा। ठीक है, अब शुगर प्राइसिंग पॉलिसी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली जो शुगर का यहाँ पे प्राइस किया जाता है तो वो मार्केट ड्रिवन होता है और डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई कितना है, यानी कि लोगों की कितनी डिमांड है शुगर को लेकर और शुगर का हमारे कंट्री में सप्लाई कितना हो रहा है, उसी की बेस पे जो है इसका प्राइस सेट किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि प्रोटेक्ट करने का, यानी कि फार्मर्स की इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं शुगर को प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे मिनिमम MSP दिया जाता है शुगर का, ये इंट्रोड्यूस किया गया था MSP। तो ये क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि कम से कम सेलिंग प्राइस तो होना ही चाहिए। मान लीजिए कि शुगर को यहाँ पे प्रोड्यूस करने में एक किसान को जो है 20 रुपया की खर्चे हुए थे। ठीक है, टोटल इनपुट से लेकर आउटपुट बताया जा रहा है कि 20 रुपया का खर्च हुआ था। तो इतना तो किसान को मिलना ही चाहिए ना। अगर मान लीजिए कि 20 रुपया खर्च खुद किए हैं किसान और उनको कितना कमाई हो रहा है, तो 18 रुपया कमाई हो रहा है, यानी कि 2 रुपये का लॉस हो रहा है इनको पर केजी के हिसाब से। ठीक है,
तो लॉस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज लॉस में चले जाएंगे हमारे किसान, यही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सरकार के द्वारा यहाँ पे सेट कर दिया जाता है कि ठीक है, आप बताइए आपका कितना खर्चा हुआ है। तो हर एक किसान बताइए कि पर केजी के हिसाब से 20 रुपये है, ठीक है। तो सरकार बोलेंगे कि ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे 22 रुपये के हिसाब से पर केजी में खरीद लेंगे, अगर आपका ये जो शुगर है वो मार्केट में आपका नहीं परचेज होता है। तो मार्केट में अगर इसको परचेज कर लिया जाता है, अब ये आपके ऊपर है, आप इसका मार्केट प्राइस आप फिक्स कर लो। यानी कि अब किसानों के पास ये थोड़ा फ्रीडम हो जाता है ना कि चलो एमएसपी, उनको एक तरीके का सेटिस्फैक्शन होता है कि उनको कहीं से भी घाटा नहीं होगा। 20 रुपये का खर्च हुआ था, सरकार 21-22 रुपये में तो खरीद लेगी। अब किसान क्या करते हैं ना कि मार्केट में इसको 40 रुपये में बेचते हैं या 30 रुपये में बेचते हैं, इस तरीके से पर केजी के हिसाब से वो बेचते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, एमएसपी देने की बात की गई है, यानी कि इंटरेस्ट, फार्मर्स की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, ये भी कॉन्सेप्ट लाया गया था। जो शुगर का एमएसपी है ना, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस के कंपोनेंट को लेकर, और मिनिमम कन्वर्जन करना है। जितनी भी यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट मील्स है ना, उसकी कॉस्ट को देखकर यहाँ पे कन्वर्जन करने की बात की जा रही है। तो शुगर पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी आप समझ गए कि यहाँ पे क्या है कि एमएसपी भी यहाँ पे शुगर को देने की बात की गई है। अब देख लेते हैं कि कुछ रिसेंट स्टेप जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है। तो सबसे पहले जो ड्यूटी लगाई जा रही है उसमें कुछ चेंजेस लाया गया है। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 50 से 100% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग शुगर को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो अब हमारे यहाँ महंगे हो गए। तो यहाँ पे जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी था इसको हटा दिया गया, यानी कि हमारे शुगर अब यहाँ पे सस्ते हो गए। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, और बाहर के शुगर अगर हम लोग मंगाएंगे तो वो महंगे हैं। साथ ही आप देखो कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम है, यानी कि इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन स्कीम लाया गया, जिसमें कि एक्सपोर्टर को अलाउ किया गया है कि वो शुगर को इंपोर्ट करे, वो भी 0 ड्यूटी तक, वो भी 3 साल तक। यानी कि कोई भी ड्यूटी नहीं लगाना है, और अगर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना है तो 0 ड्यूटी में कर सकते हैं। जितने भी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के लिए ये स्कीम लाया गया है। एक्सपोर्ट अलाउड किया गया है, यानी कि सरकार के द्वारा अलाउ किया गया है कि 2017-18 के एंड में यहाँ पे कहा गया था कि 2 मिलियन टन्स ऑफ जो शुगर है उसको एक्सपोर्ट करना है, इन ऑर्डर टू क्लियर सरप्लस स्टॉक। जो भी हमारा ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो गया है, तो हमारे कंट्री में जितनी कंजप्शन करनी थी उतनी हो गई, उसके अलावा भी अगर शुगर बच गए है तो उसको क्या करना है कि हमें एक्सपोर्ट करना है। तो उसको क्या होगा कि जो सरप्लस स्टॉक है उसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और उससे जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिलर्स को आ पाएगा। जितने मिल है तो वो जब मिल्स को यहाँ पे, जो शुगर केन मिल है, जब उसको यहाँ पे पैसे अच्छे तरीके से आ पाएंगे, तभी ना वो अच्छे तरीके से फार्मर्स को भी पैसे दे पाएंगे। सो ये पूरा साइकिल है, तो ये साइकिल को बेटर बनाने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट अलाउ किया गया है। साथ ही स्टॉक होल्डिंग जो लिमिट है वो शुगर मिल पे किया गया है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप देखोगे तो 2018 से ये इंडिकेट किया गया कि मील वाइज क्वांटिटी ऑफ वाइट और जो रिफाइंड शुगर है जो कि डोमेस्टिक सेल के लिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, या फिर पर्टिकुलर मंथ के लिए वो डिस्पैच किया गया है, तो उसके लिए स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम मंथली शुगर सेल कोटा को वो फिक्स की हुई है, और मिनिमम एक्सेल शुगर सेल कोटा को भी यहाँ पे फिक्स की हुई है। तो वो अपना अलग है, कितना फिक्स करती है, किस हिसाब से फिक्स करती है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। साथ ही देखो कि बफर स्टॉक, जो शुगर स्टॉक है उसको 30 लाख टन तक भी हम लोग को बिल्डअप करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपने यहाँ स्टॉक बना कर रखना है। अदर सब्सिडीज़ भी दी जाती है, सरकार के द्वारा काफ़ी छूट दिया जाता है। सब्सिडीज़ क्या होता है, एक तरीके का आप देखो कि पैसे के फॉर्म में जो है छूट दिया जाता है। प्रोडक्शन सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, 50 लाख टन एक्सपोर्ट कोटाज भी है कि इतना अगर आप एक्सपोर्ट कर लेते हो तो आपको सरकार के द्वारा इतने फॉर्म में आपको सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है। सब्सिडी एक पैसे के फॉर्म में, जैसे आप एलपीजी सिलेंडर गैस भी कभी खरीदते हो, तो जितना भी आप खरीदो आज के डेट में तो 1000 रुपीज़ के करीब है। तो उसमें क्या होता है ना कि 200 रुपीज़ जो है जब आप पेमेंट कर देते हो तो कुछ दिन के बाद 200 रुपीज़ जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इट मीन्स कि आपको सब्सिडी मिल गया। अब आप एलपीजी सिलेंडर कितने में खरीदे हो, तो 800 के हिसाब से खरीदे हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे सरकार जो है किसानों को करती है कि जिससे कि एक बेटर वहाँ पे प्रोडक्शन हो, किसानों को भी एक इंटरेस्ट हो कि हाँ उनको कहीं से भी घाटा नहीं हो रहा है, वो इस सेक्टर्स में इंक्लूड है, तो उनको कहीं से भी किसी भी तरीके का हानि नहीं सहना पड़ रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी है। आप जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी किया गया है कि 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको यहाँ पे पेट्रोल के साथ करना है। अब ये आप समझो कि इथेनॉल को ब्लेंड क्यों किया जाता है पेट्रोल के साथ। आप जानते हो कि आज की डेट में भी सरकार हमारी कोशिश कर रही है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा। बाई कौन सा यहाँ पे स्कीम है, तो ये है फेम सेकेंड। ये इलेक्ट्रिक और जो हाइब्रिड मोटर्स है
कार है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ फेम सेकंड स्कीम आया है। तो इसके तहत आप लोग जानते हो कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी गैस वाली जो है कारें हो। 15 ईयर्स पुरानी वाली कारों को अब रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाने की बात की जा रही है। तो ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल वाले जितने भी कार होते हैं ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बहुत इमिट होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार इस तरीके का काम लेकर आ रही है। तो अगर चलो ठीक है, पेट्रोल डीजल कार को तो हटा पाना अभी थोड़ा नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि जो इतने जहरीले गैस ये जो इमिट करते हैं वो थोड़ा कम हो पाए, है कि नहीं, उसकी परसेंटेज थोड़ी कम हो पाए। तो इसलिए पेट्रोल के साथ अगर इथेनॉल को मिला देंगे ना 10% तक, तो जो इमिशन है इतना सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने जहरीले गैस की इमिट होने की, तो इसकी चांसेस थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कि कुछ परसेंटेज में इजाफा हो जाएगा। इजाफा मीन्स कहने का मतलब कि ये ठीक है, चलिए कम इमिशन हो रही है। तो वही वाली बातें है कि यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि मैंडेटरी है, ये चीज़ें याद रखना है। जो हमारा 2018 में न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी आया था ना, जिसमें शुगर मिल और डिस्टिलरीज़ को यहाँ पे अलाउ किया गया था कि आप इथेनॉल को यहाँ पे बनाओ, वो भी किससे, तो केन जूस से, मोलासेस से। जो शुगर केन का जो बाई प्रोडक्ट होता है मोलासेस, उससे यहाँ पे इथेनॉल बनाया जाता है। फूड ग्रेन्स वगैरह से, जो पोटैटो वगैरह हो जाते हैं, जो थोड़े पोटैटो पुराने दिन के हो जाते हैं, तो उससे भी यहाँ पे जो है हमारा इथेनॉल बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंडिंग कर पाएंगे। यानी कि इस कानून के हिसाब से ये टारगेट था कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे कि 20% तक ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग करेंगे बायोडीजल का। तो ये चीज़ आप समझ गए कि डीजल में भी मिलाएंगे, पेट्रोल में भी मिलाएंगे, जिससे कि हमारी इमिशन थोड़ी कम हो पाए। तो ये आप समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। कुछ स्कीम देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे सरकार जो है इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी को हमारे कंट्री में बढ़ा रही है। तो कैबिनेट के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन से यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि जब आप लोन लेते हो तो बेसिक जो अमाउंट है उसको रिपेमेंट करने में उतना कष्ट नहीं होता है जितना उसके साथ जो इंटरेस्ट लगता है ना उसको रिपेमेंट करने में कष्ट होता है। और बहुत सारे हमारे यहाँ जो लोन डिफ़ॉल्टर है ना वो यही काम करते हैं, जितना इंटरेस्ट उनको देना होता है वो उनको बहुत चुभता है, इसलिए वो इंटरेस्ट के साथ लोन भी नहीं देना चाहते। तो सरकार कहती है कि ठीक है, आपके इंटरेस्ट का हम कुछ परसेंट हम यहाँ पे आपको चुका देंगे, लेकिन आप लोन वापस ज़रूर दीजिए, ठीक है। इससे बैंकों को बहुत घाटा होता है, एनपीए रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब वो अलग टॉपिक है तो उसे मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगी। तो कैबिनेट के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशंस को एक्सटेंड किया गया है, जिसमें कि शुगर केन के अलावा भी कोई क्रॉप यूज़ किया जा रहा है, जैसे राइस, मेज़, सोरगम, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, शुगर बीट। तो ये सारे जितने भी फसल है उससे भी इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो अगर ये सारे यहाँ पे क्रॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें भी सरकार कह रही है कि वो इंटरेस्ट सबवेंशंस देंगे, ठीक है। साथ ही G1 जनरेशन 1 इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए सो फार आप देखो कि सॉफ्ट लोन स्कीम जो है ये अवेलेबल कराया गया है, वो भी यहाँ पे शुगर केन से अगर इथेनॉल बनाना है तो सिर्फ उसी के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, सॉफ्ट लोन है। गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे डिस्टिलरीज़ को इनक्रेज कर रहे हैं कि आप इथेनॉल को प्रोड्यूस करो, वो भी मेज़ से। राइस अवेलेबल होता है, राइस अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा है वुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। साथ ही गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल प्राइस भी इथेनॉल का फिक्स की है, वो भी मेज़ और राइस से। तो ये एक एक पॉइंट जो आपका एक एक सेंटेंस देखने को मिल रहा है ना, ये भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से स्टेटमेंट बन जाते हैं। यूपीएससी का काम ही है कि सीधे स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा घुमा कर आपको दे दिया जाएगा और आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बट ये हर एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ, मेरे मुँह से निकला हुआ हर एक सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको यही फंसने वाले है, क्योंकि चीज़ें आपको समझनी है ना कि हाँ चलिए हमारे यहाँ क्या काम किया जा रहा है। कार्बन इमिशन को डाउन करने के लिए सरकार जितनी स्टेप्स ले रही है ना, उन सबको आपको ख्याल रखना होगा, उन सबको आपको समझना होगा, छोटी छोटी चीज़ समझनी होगी, तभी जाकर आप कोई भी एक क्वेश्चन को पूरा आप लोग उसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। बायो इथेनॉल जो है एक तरीके का अल्कोहल होता है, जो कि यहाँ पे फर्मेंटेशन, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो सेल्यूलोसिक मटेरियल होता है फसल का, पूरे फसल से नहीं बनाया जाता है। यानी कि आप देखो कि पूरे शुगर केन से इथेनॉल नहीं बनाया जाता है। शुगर केन का जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, जिसमें आपको मोलासेस वगैरह देखने को मिलते हैं, उससे इथेनॉल को बनाया जाता है। शुगर केन का तो गन्ना हम लोग उसको तो चिप चाप के पी लेते हैं, है कि नहीं, बाकी जो बचता है ना उससे इथेनॉल बनता है। तो इसलिए आप देखो इसको कहते हैं सेल्यूलोसिस मटेरियल्स ऑफ द क्रॉप। तो ये जो क्रॉप को और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको फर्मेंट किया जाता है, और फर्मेंट करने के साथ साथ उसको दूसरे प्लांट और गैसेस के साथ, ग्रासेस के साथ, जो घास फूस होते हैं उसके साथ फर्मेंट करके यहाँ पे अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्या होता है, ये बायो इथेनॉल होता है, ठीक है।
करंट लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग आप देखोगे तो आज की डेट में सिर्फ 5% किया जा रहा है। सोचा जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग 10% बढ़ा लें, लेकिन 2030 तक हम लोग को 20% बढ़ाना है पेट्रोल के लिए और 10% बढ़ाना है बायो इथेनॉल के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, मैं आंसर ज़रूर कर दूँगी। कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं, एंटिटीज़ देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में। सबसे पहले ये कोटा स्कीम समझिए, टैरिफ रेट कोटा स्कीम। ये होता क्या है? एक्चुअली देखो, ये हमारे जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट है ना, दो कंट्रीज़ के बीच में आप देखते हो कि ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होते हैं कि भाई साहब आप कोई ड्यूटीज़ वगैरह ना लगाओ तो बेटर है, मेरी सामान आपके कंट्री में सस्ते दामों पर पहुँचे और आपकी सामान हमारे कंट्री में सस्ते दामों तक पहुँचे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन ये जो टैरिफ रेट कोटा स्कीम्स है ना, इसमें क्या है कि एक सेट ऑफ क्वांटिटी होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं जिसको कि इंपोर्ट किया जाएगा ज़ीरो या फिर लो रेट ऑफ ड्यूटी में। यानी कि मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे आपका अलग की हूँ। इसमें क्या हो गया, इसमें मैगी हो गए, इसमें सॉस हो गए, इसमें हमारा जो है चीज़ हो गया, मायनीज़ हो गया, इसमें चॉकलेट सिरप हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है ना हम लोग अलग रखें और इसी को इंपोर्ट कराएंगे ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी में या फिर कुछ लो रेट ऑफ ड्यूटीज़ में लगाएंगे। तो ऐसे ही दो कंट्रीज़ जो है ना आपस में बता लेती है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैरिफ रेट कोटा स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर आप देखो कि सरकार के द्वारा अलाउ किया गया कि 4 प्रोडक्ट है। अब क्या क्या है, तो भाई साहब यहाँ पे कॉर्न है, मेज़ है, मिल्क है, क्रीम है पाउडर में, ग्रैनुअल है, क्रूड सनफ्लावर्स है और सैफलावर सीड है, रिफाइंड रेप और कोल्जा मस्टर्ड ऑयल है। तो ये कुछ यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है जिसको याद रखना है, जिसमें कि सरकार अलाउ की है कि ठीक है हम लोग इसको टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन रिसेंटली आप देखो कि सेंटर के द्वारा कुछ नॉर्म्स भी रखे गए हैं। 5 लाख टन ऑफ जो मेज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी कंसेशनल कस्टम ड्यूटीज़ में, यानी कि 15% तक जो है इतनी कम ड्यूटीज़ में हम लोग इसको जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे आते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखो ये कंट्री वाइड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है गौ विज्ञान का, काउ साइंस का, वो यहाँ पे इसमें होगा। और ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ना, ये परमानेंट अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि काम कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर। तो अभी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखे थे उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। दोनों को मिक्सअप करके पूछा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है मॉडर्न लाइन्स में, कुछ स्टेप्स लेना है जिससे कि हम अपनी ब्रीड्स को, जिससे अच्छे दूध निकलते हैं ना, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके और कंजर्व भी कर सके। साथ ही जो काउस को जो मारा जाता है, काटा जाता है, और उनके बच्चों को, काफ्स वगैरह को भी, और दूसरे जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले, मिल्क देने वाले जानवरों को जो मारा जाता है उस पर बैन लगाना है। ठीक है, इस तरीके से मार काट के अगर खा जाएंगे तो फिर हम लोग जो है मिल्क का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो यही चीज़ है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ठीक है, ये एक पहले भी देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट है, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट भी है ये। नेक्स्ट आते हैं कृतज्ञ हैकाथॉन। तो इसका एम क्या है? एक्चुअली यहाँ पे टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। अब ये पोटेंशियल जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है उसको लेकर आना है कि जिससे कि स्पेशल इम्फेसिस दिया जाए वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट के लिए, कि ऐसी इक्विपमेंट हो जिसमें कि वुमेन उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उनके द्वारा यहाँ पे कृतज्ञ लाया गया, कृषि तांत्रिक ज्ञान इसको कहते हैं, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर है। इसमें क्या है कि अच्छे अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे अच्छे मैकेनिज्म लानी है जिससे कि जो यहाँ पे बेटर गवर्नेंस हो सके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज किया जा सके, बेटर तरीके से गवर्नेंस हो, स्टूडेंट को यहाँ पे एडवांसमेंट मिले, फैकल्टी को समझ में आए। तो ये सारा काम करना है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आप देखो 50-50% के कॉस्ट शेयरिंग में लाया जा रहा है। कॉस्ट शेयरिंग कहने का मतलब क्या है? तो 50% वर्ल्ड बैंक पैसे देंगे और 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। कृतज्ञ हैकाथॉन, कृतज्ञ हैकाथॉन यानी कि विमेन फ्रेंडली यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेकर आना है कि महिलाएं भी इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, समझ सके। और कृषि तकनीक ज्ञान है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें कि बच्चे, फैकल्टीज़, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, सो गाइस आई होप कि हम लोग को आज के लिए इतने ही रखना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी टॉपिक हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। तो एक दिन में एक ही हम लोग अगर किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो वो बेटर रहता है। अब देखिए ये चीज़ें टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हो कि मैम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा।
तो देखिए आई एम नो बडी टू से दिस टाइप ऑफ एंड आई एम नो बडी टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि देखिए यूपीएससी एक इस तरीके की बॉडी है जो कि आप जानते हो अपने प्रोटोकॉल के लिए वो जाना जाते हैं, और उनका ये भी एक प्रोटोकॉल है कि जब तक वो एक ईयर की कंप्लीट नहीं करते हैं, उनकी रिज़ल्ट नहीं दे देते, तब तक वो नेक्स्ट सेशन के लिए एग्ज़ाम नहीं लेते। तो अभी तक आप देखो कि लास्ट 2020 का इंटरव्यू नहीं हुआ है, और जिस तरीके से लॉकडाउन चल रही है तो अभी तक तो डेट भी नहीं आया है, उनका जो डेट एक्सटेंड हुआ था तो उसका डेट भी नहीं आया है। तो जब तक उन लोग की इंटरव्यू नहीं आ जाती और फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता 2020 का, तब तक तो 2021 की प्रीलिम्स नहीं होगी। ये तो उनका फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, ये तो आप भी समझ रहे हो। लेकिन हाँ, क्या पता, देखिए वो लोग के पास बहुत ज़्यादा वो लोग दिमाग लगाते हैं और उनके पास टेक्निक और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तो वो लोग किसी भी तरीके से अगर इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि आप देखे थे कि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि मार्च मंथ में कोविड चल रहा था, लेकिन इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट का। तो इस बार भी अगर उस तरीके से कुछ होता है, वो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपका जो टाइम पे प्रीलिम्स है वो होगा ही। नहीं करते हैं तो शायद एक्सटेंड हो जाए। लेकिन मैं एक ही चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि आप लोग को प्रीलिम्स देना है कि नहीं देना है। अगर आप लोग को प्रीलिम्स देना है तो आप लोग के लिए ये बातें नहीं होनी चाहिए कि प्रीलिम्स विल बी हेल्ड ऑन 27 और जून और नॉट। आपको हर एक दिन प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितनी भी सिलेबस बची है उसको कंप्लीट कीजिए, बुक्स को रिवाइज़ कीजिए। ये सारे काम आपको कंटिन्यू करना ही है, चाहे आप प्रीलिम्स अभी दो या फिर लास्ट ईयर के जैसा अक्टूबर में दो, है कि नहीं। तो फिर आप लोग क्यों इस तरीके के रश में रहते हो? हर बच्चे इसी तरीके के रश में है। ऐसे ही आप रहोगे तो फिर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं कहला पाओगे, और जो बच्चे इस तरीके की भीड़ भाड़ से अलग होकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उससे आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। आप लोग अपनी एनर्जी यहीं वेस्ट कर देते हो। तो बेटर है कि ये सारी चीज़ों को साइड में रखो। ठीक है, यूपीएससी जो बोलेगी जो सोचेगी वो करती है। 27 ऑफ जून मान के चलो, तब आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। और इसके लिए अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है विज़न आईएएस के लिए, तो आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दी गई है, उसमें जाकर आप लोग जो है मेल कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। 24 टेस्ट टोटल आपको मिलेंगे। सीसैट के भी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हुए मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि सीसैट में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे सीसैट में फंस गए थे, तो इसलिए इस बार मैं सीसैट की 4 पेपर कराऊंगी, और आपको 20 टेस्ट पेपर जो है वो जीएस पेपर के ही देखने को मिलेंगे। फुल टेस्ट भी आपको 5 देखने को मिलेंगे। तो इसको ज्वाइन कीजिए, आराम से आप लोग हमारे साथ डिस्कशन में जुड़ सकते हो। वीडियो फॉर्मेट के बेसिस पे मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि डिस्कशन हम लोग करते हैं। आपको समझ में भी आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है, कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है आप लोग हमारे साथ इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप लोग को सॉल्व करनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा एक ऑल्टरनेटिव चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। इन केस अगर ये चैनल आपका टर्न डाउन हो जाए या फिर कुछ भी तरीके से हैक वगैरह हो जाए, तो हम लोग एक जगह ऐसे हो कि कनेक्टेड हो, वहाँ पे अभी भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की गई है। लेकिन अगर ये चैनल टर्न डाउन होता है तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और उस चैनल पर मैं आपको सारी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। अगर आपको डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ना है 4 बजे, डेली 4 बजे आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलता है। तो डेली 4 बजे अगर आप लोग को हमारे साथ जुड़ना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली बेसिस पे आप लोग को यहाँ पे लेसन देखने को मिलती है, तो फिर टेंशन किस चीज़ की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से कल। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। फिर नेक्स्ट कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।